बदायूं सांसद आदित्य यादव समाज पार्टी के बदायूं 2 दिवसीय कार्यक्रम पे यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। कुछ चीजों को लेकर स्थानीय मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिनसे जनता का सीधा सीधा संवाद होता है, उनको लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से SIR की लगातार पूरे अब देश में, प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो SIR चल रहा है, जिसको लेकर BLO की अगर इस समय बात की जाए तो इतना प्रेशर BLO पे है कि वो तमाम आत्महत्या कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो लखनऊ में आत्महत्या की है, और आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से BLA जो है वो बनाए गए हैं। तो सर, आप भी उसी क्रम में लगातार कार्य कर रहे हैं, क्या बताएंगे सर? देखिए, इस बार के दौरे में हम लोग का भी प्रयास मेरा यही था कि जितनी भी विभिन्न लोकसभा बदायूं की विधानसभाएं हैं उसके अंदर, अन्य विधानसभाओं के अंदर SIR का काम किस तरीके से, जो हमारे एजेंट हैं BLA, जो हम लोगों ने BLA-BLA-2 बनाए हैं लोगों ने, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक रखी थी कल, और उसी में हम लोग गए। वहां पे कई सारे बिंदु ऐसे थे जो समस्याएं BLO द्वारा आ रही हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया। रिसीविंग ना मिलना, अगर हम लोगों के जितने भी एजेंट हैं वो फॉर्म जाके दे रहे हैं तो फॉर्म देने के बाद उनको कोई रिसीविंग नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो ये मानते हैं कि भाई अगर रिसीविंग नहीं होगी तो कल को अगर हमारा नाम कट जाता है तो हम कहीं तो प्रमाण के तौर पे रिसीविंग दिखा सकेंगे। तो ये सारी समस्याएं थी, और भी अन्य थी, जैसे कई जगहों पे फॉर्म भी पूरी तरीके से सारे ना पहुंचने की बात आई। जहां तक हम लोग जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है जो आपने कही कि बहुत प्रेशर इस समय जो BLOs हैं उनके ऊपर है। हमने देखा भी है कि प्रदेश भर में, देश भर में लगभग 19 से ज्यादा ऐसे BLO हैं जिन्होंने आत्महत्या की है या अपनी जान दी है। उसमें से कईयों ने तो चिट्ठी भी लिख के दी कि उसमें सीधा सीधा उन्होंने दोष जो है वो चुनाव आयोग को दिया कि इतना प्रेशर हम पे था। सांसद के तौर पे और हम लोग इस प्रक्रिया को पास से देख रहे हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से अनुरोध कर सकता हूं चुनाव आयोग से, कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया को एक गुड प्रैक्टिस मानता है। ये एक अच्छी चीज है कि लोकतंत्र के अंदर, खास करके वोटिंग लिस्ट में जो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर आप SIR कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस लिस्ट को संशोधित करके जेन्युइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए चुनाव आयोग SIR कर रहा है। लेकिन अगर इस गुड प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा समय ज्यादा बढ़ा के दें तो मैं समझता हूं तो ज्यादा अच्छा रहता। BLO को भी ज्यादा समय मिलता, हमारे एजेंट्स को भी समय मिलता, वो वोटर जो आनन फानन में काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, हम लोग तो जमीन पे हैं तो हम लोग ये समस्या देखते हैं। अब जैसे कोई लड़की है, वो किसी जगह से शादी करके आई, अब उसके घर वालों की मर्जी से उसने शादी नहीं की थी, उसने शादी जो की उनके अपने घर वालों के अगेंस्ट जाती थी। लेकिन आज जब उसको अपने घर में यहाँ का वोट बनवाना है तो पुराने वाली डिटेल चाहिए होगी, लेकिन पुराना वाले घर का कोई सदस्य उनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कुछ समय उसको भी चाहिए होगा, तो वो अपने रिश्तेदारों से बात करे, परिवार वालों से बात करे और अपना वोट बनवा सके। लेकिन समय 4 तारीख की डेडलाइन होने की वजह से ये सारी आनन फानन में चीजें सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कई जगहों पे तो ये तक पाया गया है कि BLO ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम भरा ही नहीं, जबकि उनके पास पूरी डिटेल थी। उन्होंने थर्ड कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ मदर एंड फादर की डिटेल और एड्रेस प्रूफ डाल के आप दे देते हो, सबमिट कर देते हो, सिर्फ वो कॉलम भरा हुआ है। तो क्या SIR पूरी तरीके से जिस उद्देश्य से चुनाव आयोग करा रहा है, क्या वो उद्देश्य हम लोग पा रहे हैं कि नहीं, वो दिख रहा है हम लोग नहीं पा रहे हैं। जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्या वोट कट सकते हैं, नहीं कट सकते हैं, रिसीविंग मिले ना मिले, इन चीजों को लेकर के जिलाधिकारी महोदयों को भी विभिन्न जिलों के अंदर एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए कि सभी लोग अपनी रिसीविंग जरूर दें, जो लोग अपने कागज सबमिट कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो SIR को लेकर के आ रही हैं। और मेरा मानना है कि 1 तारीख से जहां लोकसभा शुरू होगी, हम लोग इस बात को जरूर उठाएंगे कि अगर चुनाव आयोग इसको एक गुड प्रैक्टिस कहता है तो कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में तो आने नहीं वाला। बिहार में चुनाव था तो आपने SIR आनन फानन में जल्दी किया और उसको खत्म किया। यहाँ अभी चुनाव होने में बहुत समय, तो जब समय है तो क्यों नहीं इसको 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना और समय दे दिया जाए, ताकि जितने लोगों को अपना एनरोलमेंट कराना है वो लोग अपना एनरोलमेंट करा सके। इसकी बात का हम लोग 1 तारीख से लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। बदायूं की अगर खास करके बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के आप लोगों द्वारा यहाँ दिया गया था, इस समय अगर बात की जाए तो आप देख रहे हो कि बड़ा बस से बदतर हालात हैं। कई प्रिंसिपल वहां नहीं मिलते। कभी जनप्रतिनिधि, जैसे आप अभी दौरा करने गए थे तो आपसे शिकायत कुछ डॉक्टर्स वगैरह ने की थी, तो उनको नोटिस दिया गया, उनके वेतन रोक दिए गए। इसी क्रम में कल जो है डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो कल अचानक औचक निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं।
और जैसा कि आप भी जिले में हैं, तो और उन्होंने 1 महीने का वेतन भी रोका है। वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो लचर व्यवस्थाएँ हैं और आप कहिए सफाई व्यवस्था है, उन पे बहुत भड़क गई हैं। तो लगातार व्यवस्था वहाँ चरमराई हुई, डिप्टी सीएम स्वयं देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? किस देखिए, अच्छी चीज मानता हूं कि जो जिम्मेदारी सरकार को दी गई है, सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और जहां तक ब्रजेश पाठक जी की बात है, वो आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने दौरा किया। मैंने भी जब दौरा किया था, मैंने भी उस दौरे के तुरंत तत्पश्चात उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी और सारी जो समस्याएं थी उनको अवगत कराया था। उसके बाद उनका दौरा हुआ, तो जनप्रतिनिधि बदायूं का होने के नाते मेरे लिए खुशी की बात है कि एक उम्मीद के नाते अगर एक विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री आते हैं, तो एक उम्मीद तो निश्चित तौर पे लोगों की और जनता की जागती है कि भाई जो संस्थान है उसकी व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ, उसमें आप देखिए, सबसे पहली चीज, जब मैं भी गया था तो एक सांसद के नाते हम लोगों को प्रोटोकॉल होता है कि अगर हम लोग किसी संस्था में जाते हैं, उस संस्था का जो शीर्ष पद पे बैठा व्यक्ति होता है, वो हम लोगों को वहां पे आता है, रिसीव करता है, उसके बाद पूरे प्रांगण को दिखाता है और अवगत कराता है क्या क्या, अगर हम लोगों को कोई सवाल हो तो उनका जवाब देता है। जब मैं गया था तब प्रिंसिपल साहब वहां मौजूद नहीं थे, बाद में आए थे वो। और बाद में आने के बाद जब मैंने कुछ सवाल करना चाहा, तब तक वो फिर जा चुके थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उन्होंने हवाला दिया और उसके बाद वो चले गए थे मुझसे बिना मिले। खैर, मैंने कुछ वो नहीं कहा, मेरा उद्देश्य था अस्पताल और उसकी व्यवस्था देखना, तो मैं उस पर जोर देता रहा पूरे टाइम। कल जब उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, तो भी ये स्थिति रही कि आप देखिए, वहां पे मुख्यमंत्री जी के पहुंचने पे भी वहां पे प्रिंसिपल नहीं थे। वो तो प्रोटोकॉल है भाई, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपको वहां होना चाहिए था, वो भी वहां नहीं थे। तो क्या अधिकारियों के अंदर डर भय नहीं है मंत्री का कि भाई अगर हम उनके प्रोटोकॉल में वहां उपस्थित नहीं रहेंगे तो हो सकता है हम पे कार्रवाई हो? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अस्पताल में जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, उनके साथ उनके सारे जनप्रतिनिधि हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि ये सब जनप्रतिनिधि तभी क्यों बाहर निकल के आए जब उनके उप मुख्यमंत्री आए? जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पहले भी तो जा सकते थे, विधायक पहले भी तो जा सकते थे, सदर के, दातागंज के हों या फिर आपके बिलसी के विधायक हों, ये सब तो पहले भी तो जा सकते थे अस्पताल में। जनप्रतिनिधि हैं, जाके वहां की समस्या देखें। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्हीं के विधायक और मंत्री उन्हीं के सरकार की पोल खोल रहे हैं, कह रहे साहब आइए देखिए जरा, ये देखिए यहाँ से वार्ड की क्या स्थिति है, यहाँ कितनी। ये तो हम लोग कब से दिखा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए, कल ये गए, किस तरीके से भ्रमित कर रही है जनता को, या फिर उप मुख्यमंत्री जी को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी वहां गए, साफ सफाई नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि 1 महीने की तनख्वाह इनकी रोक दी जाए। 1 महीने की तनख्वाह, बल्कि सच्चाई ये है कि उन सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी ही नहीं मिली है अभी तक। तो आप 1 महीने की तनख्वाह रोक के क्या उद्देश्य अपना साबित करना चाहते हैं? कोई मुख्यमंत्री जी को ये बताए कि सर आप ठीक है 1 महीने की सैलरी रोकना चाह रहे हो, लेकिन पीछे 5 महीने की तो वैसे भी नहीं मिली इन लोगों को, तो कार्य कहां से कर पाएंगे? तो कार्य कहां से करेंगे? और जो आप दंड देना चाहते हो, जिसके डर से वो लोग अपने कार्य को करें, वो उद्देश्य आपका साफ होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी तो पहले से ही 5 महीने की सैलरी कटी। और आप देखिए किस तरीके से उप मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचते हैं, उनको अस्पताल दिखाना चाहिए। वहां के जो प्रिंसिपल है वो अपनी कलई ना खुल जाए, उसकी पोल ना खुल जाए, जो गंदगी है, जो व्यवस्था है वो ना दिख जाए। तो वो कह रहे हैं कि सर आइए आप हमारे संग। दूसरा जो प्रेमिसेस है, जो छात्रा, जो स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए जो क्या कहते हैं फ्लैट्स हैं, और वो सारी व्यवस्था बनाइए आप। हाँ, आप आइए, आप उसको सर चल के देखिए। तो उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सर वहां मत चलिए, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वार्डों में चल के देखिए, वार्डों की स्थिति बहुत खराब है। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि वार्डों की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। उप मुख्यमंत्री जी जब अपनी बात में ये कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना चाहिए, पद रिक्त हैं, तो ये बात आप स्वीकार कर रहे हो कि आपकी सरकार में आज की तारीख में, जहां पे डॉक्टरों की एक डॉक्टर पे हजारों मरीज पे एक डॉक्टर है एवरेज पे, वहां पे आपको डॉक्टर्स रखने चाहिए, ये बात आप स्वीकार कर रहे हो। और वैकेंसीज हैं, आपके पास जगह है, लेकिन आपके पास लोग नहीं है, और आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो। तो ये बात अगर स्वीकार कर रहे हो तो इसमें इतना डिले क्यों होता है? और स्वीकार करने के बाद सबसे बड़ी बात है, बदायूं की जनता, मैं खुद और मैं समझता हूं हर जनप्रतिनिधि को अब ये देखना चाहिए कि आने वाले 10 दिनों के अंदर
उप मुख्यमंत्री जी के दौरे का क्या असर होता है, ये आप और हम जब अगली बार अब मेडिकल कॉलेज चलें तो एक बार जरा इसका भी आकलन करें कि उनके आने से क्या सिर्फ ये एक स्टेज सजाया जाता है राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, या वाकई में जनता के हित के लिए उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुधरे, इसके लिए वो यहाँ आए थे। ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल। बदायूं की खासकर जब से आप सांसद बने हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का जो जो कंट्रोवर्सी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आई। अब कार्यकारिणी भंग हुई है, उसको लेकर आप ही समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डाउन हुआ है, कि जो कार्यकारिणी में लोग बनाए गए थे उनको हटा दिया गया, अब नई कार्यकारिणी गठित होगी। तो सर क्या लग रहा है कि ये सब मैनेज हो पाएगा, क्योंकि 2027 के चुनाव भी आपके बिल्कुल चैलेंज के रूप में सामने नहीं, बिल्कुल 2027 एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा है कि पीडीए का नारा जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया 2024 में, बहुत अच्छा समर्थन मिला और उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश था, समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार से रोकने का काम किया। तो हम लोग अपने रास्ते पे हैं, अपने ट्रैक पे हैं। जहां तक बदायूं जिले की बात है, यहाँ के संगठन भंग होने की बात है, तो मेरा प्रयास सिर्फ इतना था कि जितनी भी वो लोग जो पार्टी को गुटबाजी के उस पे चढ़ा के पार्टी का नुकसान करते हैं, उन सबको हटाया जाए और एक नया संगठन बना के प्रयास किया जाए। भले ही लोग उसमें पुराने भी हो, नए भी हो, लेकिन संगठन ऐसा हो जो वाकई में पार्टी के हित के लिए और पार्टी को मजबूती देने के लिए यहाँ पे काम कर सके। ऐसे लोग जो पार्टी के लिए, किसी एक व्यक्ति के, जरूरी नहीं है कि वो आदित्य की अगर सिफारिश पर बने हो तो सिर्फ आदित्य की ही बात को सुने, पार्टी के है वो, पार्टी के हर नेता की बात, पार्टी के हर नेता की बात सुननी चाहिए। और मैंने ये बात पार्टी, कल मैं विधानसभाओं में गया था, मैंने मंच में भी ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति जो पार्टी के पद पे है, अगर वो काम नहीं करेगा हम लोग उसको पदमुक्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पार्टी के अंदर रह के पार्टी को मजबूत रखना है, काम कराना है। आज जिस भारतीय जनता पार्टी से हम आप लड़ रहे हैं, बिहार में देखा आपने किस तरीके से हर मोर्चे पे बेईमानी करके, बेईमानी के हर पैमाने को उन्होंने नापा और जो हो सकता था किया। तो जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उनके लिए हमें अपनी तैयारी की करनी होगी। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि संगठन भंग करके इस बार बदायूं को एक ऐसा संगठन दूं जो सब समाज को एक जोड़ के काम करने वाला हो, समाजवादी पार्टी को सही मायने में मजबूती देने वाला हो। ये वो बदायूं है जहां पे कभी बाबू बनवारी सिंह जी ने, नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति की और इस बदायूं को बदायूं बना के दिया। तो आज हमें प्रयास करना है कि उन्हीं की विचारधारा पे चलने वाले लोगों को एक बार फिर से पार्टी से जोड़े, पार्टी को और पार्टी के कैडर को मजबूत करने का काम। आखिरी क्वेश्चन रहेगा सांसद जी आपसे कि जिस तरीके से जो 27 का चुनाव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत समय पहले मौका दिया जाएगा और प्रत्याशियों को घोषित किया जाएगा, उसकी बदायूं की क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो बदायूं की खास करके, और तो सही विधानसभा है बिसौली की यहाँ पे बात की जाए, क्योंकि बिसौली पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक थे आपका कैस्टर मौर्य जी, और क्रॉस वोटिंग के बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मूवमेंट करके, तो सर वहां के लिए वहां की जनता है वो रहा निहार रही है, वो कहीं ना कहीं इस और आपकी तरफ देख रही है किस तरीके का एक मजबूत कैंडिडेट मिले, कुछ शिक्षित कैंडिडेट हो, योग्य कैंडिडेट हो, चाहे वो अगर बात की जाए जैसे अब लगातार लोग तो ऐसा लग रहा है दूसरी पार्टी में से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना आपसे ये पूछना चाहता हूँ जनता की तरफ से कि वहां कब, जैसे पूरा बदायूं की खास करके और भी जगह हालांकि चिन्हित हो गया है और इंडिकेशन दे दिया गया है जी ने, तो खासकर मैं बिसौली की बात करूंगा सर आपसे, बिसौली में किस तरीके का क्या मंथन, क्योंकि वहां जो कार्यकारिणी भंग हो गई, विधानसभा अध्यक्ष भी थे, तो सर उसको किस तरीके से देखिए, हम लोग अभी बिसौली को लेकर के, बिसौली में बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी का संगठन भी रहा है और उस बिसौली के अंदर बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी जीती भी। पूर्व में भले ही मौजूदा विधायक ने लालच देखते हुए कह लीजिए या अपने आप से समझौता किया और अपने विचारों से समझौता करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी बदली। आने वाले समय के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बिसौली विधानसभा के खुले मन से हम लोग देख रहे हैं। कई ऐसे अपने पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कई ऐसे लोग भी, कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और वो लोग लगातार घूम रहे हैं। मैंने उन सबसे यही बात कही है कि जो हमारे साथ एसआईआर में मजबूती से खड़ा होगा, जो एसआईआर को मजबूती से करा के हमको रिजल्ट देगा, रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग रिपोर्ट पार्टी को भेजेंगे। पार्टी टिकट कोई बदायूं में बैठ के तय नहीं होगा, टिकट लखनऊ से तय होगा, टिकट पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेगा। हाँ, रिपोर्ट हम लोग यहाँ भेजेंगे, तो जो एसआईआर की रिपोर्ट होगी उसको जब हम लोग यहाँ से भेजेंगे, उसी के बल पे मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले चुनाव का फैसला करेंगे कि किसको टिकट देना है, नहीं देना।
जहां तक प्रत्याशी की बात हुई बाहर से लाने की समाजवादी पार्टी में, मेरी खुद की मनी इच्छा ये है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने ही कैडर के अंदर से, जो लोग समाजवादी पार्टी को सालों से मजबूत कर रहे हैं, भले ही किसी बड़े पद पे ना हो, भले ही पैसे में फाइनेंशियली किसी तरीके मजबूत से ना हो, मजबूत कर लेकिन पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के साथ अगर खड़े रहे तो पार्टी को उनको मौका देना चाहिए। तो हम सभी लोग लगेंगे, हम सभी लोग प्रयास करेंगे। कोई एक नाम अभी हमारे पास नहीं, लेकिन मेरी मन की इच्छा ये है कि वो व्यक्ति जो पार्टी में मजबूती देता हो, जो पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के लिए हिसाब से भी उसने काम किया हो, एक नेता के हिसाब से भी काम किया हो, उसको कहीं ना कहीं आगे लाने का प्रयास। तो बिल्कुल जो पीडीए के साथ होगा, जो पीडीए की पंचायत कर रहा होगा या फिर एसआईआर में शामिल होगा, उस पर शीर्ष नेतृत्व जो है अपना फैसला तय करेगा। यही हमारे साथ में बताइए सांसद आदित्य यादव जी। तो तमाम चीजों पर आज बड़ा बेबाकी से बात हुई और तमाम जो जैसे मेडिकल कॉलेज की बात की गई है वो देखने वाली बात होगी। इस पर डिप्टी सीएम का दौरा हुआ है, इसमें क्या अब तक क्या कार्रवाई हो पाती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।